हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस क्लास विल स्टडी अबाउट रिलेटिव मोशन और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो होगा कि वाई वी नीड टू चेंज फ्रेम्स, और फ्रेम अगर चेंज करने हैं तो उनके रूल्स क्या होंगे और कुछ उनके इलस्ट्रेशंस, ठीक है, जो टिपिकल सिचुएशन है जिनमें हम रिलेटिव मोशंस की एप्लीकेशन करते हैं। जनरली है एक मिनिमम डिस्टेंस की एक अप्रोच होती है, बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। दूसरा मिसाइल्स, यानी कि किस तरीके से है, यानी कि चेजिंग प्रॉब्लम्स जिनको हम कहते हैं। तो स्टार्ट करते हुए फ्रेम में मैं दो बात कर रहा हूँ, एक नेचुरल फ्रेम और एक इंटरमीडिएट फ्रेम। नेचुरल फ्रेम होता है जिसमें जनरली इन्फॉर्मेशन हम एक, जैसे कि ग्राउंड फ्रेम है जहाँ पे इन्फॉर्मेशन है हमें लगता है कि नेचुरली है, बाय डिफ़ॉल्ट है, इस फ्रेम से ली गई है, उनको हम नेचुरल फ्रेम बोलते हैं। जनरली है हम ग्राउंड फ्रेम या कोई भी एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो इन जनरल डिफाइन किया गया है एक्स वाई जेड और टाइम के हिसाब से, उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल फ्रेम। अब है कि उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में कोई चीज़ मूव कर रही है और उस फ्रेम जिसके रिस्पेक्ट में मूव कर रही है उसके फ्रेम में अगर कोई तीसरी के बारे में मोशन में स्टडी किया जाता है तो वो जो फ्रेम है वो क्या कहलाता है भाई, इंटरमीडिएट फ्रेम। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी मैं यहाँ पे जनरली यूज़ करूँगा। जैसे कि ग्राउंड फ्रेम में ट्रेन मूव कर रही है और ट्रेन के अंदर कोई बॉल फेंकी गई है, तो जो बॉल का मोशन है वो ट्रेन के फ्रेम में हमें पता है, लेकिन अगर उसी मोशन को मेरे को ग्राउंड फ्रेम में एनालिसिस करना है तो कैसी चीज़ें हैं चेंज होएगी। ठीक है, दैट्स वी हैव टू विल ट्राई टू इन्वेस्टिगेट हेयर। तो उनमें है, फर्स्ट रूल मैं स्टडी करता हूँ कि व्हाट डज़ दैट मीन, कि फ्रेम डिफाइन ही कैसे करेंगे। तो पहला पॉइंट है, इससे ही मैं फ्रेम को डिफाइन कर सकते हैं कि पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है, उनकी वैल्यू फ्रेम ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट कि ऑब्जर्वर की फिजिकल क्वांटिटी है, पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में क्या होगी, नल वेक्टर्स। हाँ, मैं कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं ऑब्जर्वर हूँ तो मेरी पोजीशन, मेरी वेलोसिटी और मेरी एक्सेलरेशन है मेरे रिस्पेक्ट में क्या होगी, ज़ीरो। बड़ा ऑब्वियस है क्योंकि मैं अपने रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर सकता हूँ। भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं यहाँ पे रहूँ और मैं आगे मूव कर जाऊँ, तो दैट्स कॉन्ट्राडिक्टरी। तो इन दिस फैशन वी कैन डिफाइन ए फ्रेम। तो यही एक रूल होगा जब भी हमें फ्रेम बनाना होगा। ठीक है, तो हम उसके जितने भी वेक्टर्स है, वेलोसिटी, पोजीशन और एक्सेलरेशन है, उनको हम नल वेक्टर कर देंगे और उससे हमारे पास वो फ्रेम डिक्लेयर हो जाएगा। देखेंगे कैसे करेंगे। दूसरा है कि अगर दो ऑब्जर्वर की बात करें या दो ऑब्जेक्ट की बात करें तो ए बी की जो इन्फॉर्मेशन है नोट करेगा और बी जो ए की इन्फॉर्मेशन नोट करेगा वो एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होगी। कहने का मतलब क्या है कि मान लो ये ऑब्जर्व एक ऑब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, तो ए है इसकी पोजीशन नोट करना चाहता है तो दैट विल बी रिटन एज आर बी ए, और बी है इसकी पोजीशन अगर नोट करना चाहता है तो आर ए बी। मैग्नीट्यूड वाइज सेम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। पोजीशन वेक्टर, इनको डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी वेक्टर, और डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन वेक्टर। तो यानी कि ए जो भी अपनी डायरी में नोट करेगा बी के बारे में, बी अगर नोट करने जाएगा तो वो उनकी जो नोट्स होंगे वो इक्वल एंड अपोजिट होंगे। तो भाई ये चीज़ें हमें समझ भी आती है कि अगर मैं कोई भी सामने एक स्टेशनरी वॉल है तो अगर उसके मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर मैं 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा हूँ तो ये अपनी डायरी में क्या लिखेगी वॉल कि ये है मैं हूँ भाई। ठीक है, लेट्स सी दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी, कि बी की वेलोसिटी कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड, तो उसकी डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में होगी। और अगर मैं अपने फ्रेम में देखूँगा तो मैं खुद नहीं मूव कर सकता हूँ, तो हमारे बीच में सेपरेशन है लेकिन 4 मीटर पर सेकंड की रेट से कम हो रहा, तो मैं अपनी डायरी में लिखूँगा कि हाँ इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में है। तो आप देख सकते हो कि दे आर इक्वल एंड अपोजिट। थर्ड रूल है कि दो ऑब्जेक्ट्स के इन्फॉर्मेशन हमें कॉमन फ्रेम में पता है, यानी कि नेचुरल फ्रेम में पता है। अब है मुझे उनकी आपस में रिलेटिव वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी कि फ्रेम है मुझे उन दोनों ऑब्जेक्ट में से किसी एक पे शिफ्ट करना है। तो देखते हुए क्या करेंगे। देखो मैथमेटिकली आपको पता है, आप चीज़ें कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे जो मेरा पर्पज़ है वो है चीज़ों को एनालिटिकली कैसे अप्रोच किया जाए कि फ्रेम आप चेंज करते हैं तो व्हाट चेंजेस हैपन इन दैट सिचुएशन। तो लेट्स से दिस इज़ आवर कॉमन फ्रेम, ठीक है, सी या ग्राउंड फ्रेम, और उसमें ए है लेट्स से मूविंग लाइक दिस एंड बी इज़ मूविंग लाइक दिस। ठीक है, वी ए और ये क्या है, वी बी। भाई यही चीज़ें एक्सेलेरेशन में भी करेंगे, ए और ए बी। तो एक्सेलेरेशन वेक्टर भी हम उसी हिसाब से चेंज करेंगे, पोजीशन वेक्टर इस हिसाब से चेंज करेंगे। मैं वेलोसिटी वेक्टर इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आप टिपिकली इन चीज़ों से अवेयर होते हो, फॉर्मूला वाइज आपको पता होता है वी ए बी इज इक्वल टू वी ए सी माइनस वी बी सी। बट मैं मैथमेटिकली नहीं जा रहा हूँ, वो आप
आपको ऑलरेडी आप कर चुके हो। तो मैं अगर यहाँ पे है ए के फ्रेम में इंफॉर्मेशन देखना चाहूँ कि ए के फ्रेम में बी की वेलोसिटी क्या होगी, तो भाई ए के फ्रेम में मुझे क्या करना पड़ेगा, ए को रेस्ट पे लेके आना पड़ेगा फ्रॉम द रूल नंबर 1। तो ए को रेस्ट पे कैसे लेके आ सकता हूँ भाई, इसमें माइनस वी ए वैक्टर ऐड कर दूँ, ठीक है। तो माइनस वी ए वैक्टर अगर मैं इसमें ऐड कर दूँ तो ये नल वेक्टर बन जाएगा इसके वेलोसिटी वेक्टर। तो अगर मैं चेंजेस इसमें कर रहा हूँ तो मुझे सारे चेंजेस है इनमें भी करने पड़ेंगे, बड़ा ही ऑब्वियस है। आप चीज़ें है एनालिटिकली भी ये चीज़ें विजुलाइज कर सकते हो, कोई एक्सपेरिमेंट करके आप विजुलाइज कर सकते हो कि भाई जो चेंजेस मैंने इसमें किए हैं वही चेंजेस सब में करने पड़ेंगे। क्या आप रूल के हिसाब से लगा सकते हो कि इसको अगर नल वेक्टर बनाना है तो माइनस वी ए वैक्टर इसमें ऐड करना है, तो इन सब में भी मैं माइनस वी ए वैक्टर ऐड करूँगा। तो ऐसे ही माइनस वी ए वैक्टर ऐड कर दिया, तो ये जो इन्फॉर्मेशन अब हमें दिखाई दे रही है वो किसके फ्रेम में दिखाई देगी, ए के फ्रेम में, क्योंकि ए अब क्या आ गया भाई यहाँ पे एज ए डॉट। तो हम फ्रेम को हम किससे डिनोट कर रहे थे भाई, डॉट से। तो यानी कि अब जो भी चीज़ें दिखाई देगी, अब सी की वेलोसिटी है हमें इस डायरेक्शन में दिखाई देगी और बी की वेलोसिटी ऐसे दिखाई देगी। इनका जो रिजल्टेंट होगा उसको हम कह देते हैं वी बी ए, यानी कि बी की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। तो दैट इज़ द यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ वी आर चेंजिंग द फ्रेम। अब मैं इसी चीज़ को है छोटे डायग्राम में दिखा देता हूँ कि ए की वेलोसिटी इधर थी और बी की वेलोसिटी इधर थी और ये क्या था भाई, डॉट, यानी कि कॉमन फ्रेम, ठीक है। अब मैं जैसे ही ए पे फ्रेम शिफ्ट करता हूँ तो माइनस वी वेक्टर ऐड होते ही हमारे पास ये फ्रेम बन जाएगा, सी की वैल्यू ये आ जाएगी माइनस वी ए और यहाँ पे वी बी ए आ जाएगा, ठीक है। तो मैथमेटिकली भी आ रहा है और एनालिटिकली भी हम चीज़ें यहाँ पे, क्योंकि जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो एनालिटिकल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा रोल प्ले करती है, फिजिकल अंडरस्टैंडिंग रेदर देन मैथमेटिकल। तो अब मैं अगर फॉर एग्जांपल अगर बी पे फ्रेम लेके आना चाहता हूँ तो बी को मुझे क्या करना पड़ेगा, रेस्ट पे लेके आना पड़ेगा। और मैं इसी सिचुएशन में, ये यहाँ पे ओरिजिनल सिचुएशन थी, यहाँ पे फ्रेम शिफ्ट हुआ ए के अंदर। अब मैं बी पे फ्रेम अगर शिफ्ट करूँ तो बी का ये वेक्टर मुझे माइनस वी बी वेक्टर ऐड करना पड़ेगा। तो ए की जो वेलोसिटी दिखाई देगी वो कुछ ऐसे दिखाई देगी और माइनस वी बी वेक्टर इसमें ऐड कर रहा हूँ तो दैट विल बिकम ए डॉट और ये आ जाएगी कॉमन फ्रेम की वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे है देखो रूल नंबर 2 भी यूज़ हो रहा है कि ए की वेलोसिटी जो थी अब ए के फ्रेम में जो वेलोसिटी होगी उसकी नेगेटिव वेक्टर होगी। तो दैट इज रूल नंबर 2 इज शेन है प्रॉपरली। ऐसे ही है अगर एक्सेलेरेशंस होगी, मैं उन एक्सेलेरेशंस को भी क्या कर सकता हूँ, इस तरीके से फ्रेम वाइज है चेंज कर सकता हूँ। अब मैं आराम से है यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मैं यहाँ पे ए के फ्रेम में चीज़ों को स्टडी कर सकता हूँ, यहाँ पे बी के फ्रेम में चीज़ों को स्टडी कर सकता हूँ। लेट्स से कोई तीसरा फ्रेम है, डी फ्रेम है, ई फ्रेम है, एफ फ्रेम है, उस तरीके से मैं फ्रेम में चेंज कर सकता हूँ। जो भी फ्रेम में जाना चाहूँ मैं फ्रेम में जा सकता हूँ टू फाइंड आउट द रिलेटिव वैल्यू। रूल नंबर 4। अब है ये रूल नंबर 4 एक तरीके से रूल नंबर 3 के एक्सटेंशन है, जहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि रूल नंबर 3 में हमने देखा था कि अगर एक कॉमन फ्रेम में अगर दो ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन पता है तो उनकी आपस में रिलेटिव वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है। अब जो रूल नंबर 4 है उसमें ये है कि लेट से यहाँ पे है एक जो हमारा इंटरमीडिएट फ्रेम है, लेट दैट इज़ बी, और यहाँ पे कॉमन फ्रेम है। तो इसके फ्रेम में बी की इन्फॉर्मेशन पता है, लेट से दैट इज़ वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी पता है वी बी, ठीक है। अगर कॉमन है तो मैं यहाँ पे बी सी नहीं लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। कॉमन फ्रेम का मतलब जो नेचुरल फ्रेम है। अब इसके फ्रेम में है ना ए की वेलोसिटी पता है, ठीक है। लेकिन अब मैं यहाँ पे है ऐसे तो नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि जब भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी है ना तो ए की फ्रेम में रखा जाएगा। तो मैं पहले बी को है फ्रेम बना लेता हूँ। वो कैसे बना सकता हूँ भाई, कि मैं माइनस वी बी वेक्टर इसमें ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो यानी कि अब मैं किस में आ गया हूँ भाई, यहाँ पे आई हैव कम इनटू फ्रेम ऑफ बी। अब ऐसे दिखाई देगा क्योंकि ये डॉट बन जाएगा। तो अब बी के फ्रेम में हमें इन्फॉर्मेशन दिखाई दी और बी के फ्रेम में ही ए की वेलोसिटी दे रखी है, लेट्स से दैट इज इन दिस डायरेक्शन वी ए बी, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे बी के फ्रेम में सी की वेलोसिटी ये दिखाई दे रही है, दैट इज माइनस वी बी। यहाँ पे हमने ऐड नेगेटिव वेक्टर ऐड करके हमारे पास बी फ्रेम बना था। तो बी फ्रेम में सी की वेलोसिटी पता है, बी के फ्रेम में ए की वेलोसिटी पता है। लेकिन अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं सारी इन्फॉर्मेशन है कॉमन फ्रेम में, ग्राउंड फ्रेम में। यानी कि यहाँ पे ये था कि मुझे
वो ट्रेन वाला एग्जांपल लिया था मैंने कि ट्रेन की इन्फॉर्मेशन ग्राउंड फ्रेम में पता है, ट्रेन के रिस्पेक्ट में बॉल की इन्फॉर्मेशन पता है, बॉल की इन्फॉर्मेशन हमें ग्राउंड फ्रेम में पता करनी है। तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसी हो रही है कि ट्रेन के फ्रेम में मुझे ग्राउंड की वेलोसिटी पता है, ट्रेन के फ्रेम में मुझे बॉल की वेलोसिटी पता करना है। तो अब मुझे दोबारा से फ्रेम है ग्राउंड पे शिफ्ट करना होगा, तब मैं ग्राउंड के फ्रेम में इन्फॉर्मेशन है या मोशन स्टडी कर सकता हूँ ए का। कैसे कर सकता हूँ? अभी मेरे को सी को क्या करना पड़ेगा, रेस्ट पे लेके आना पड़ेगा, यानी कि वी बी वैक्टर मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड। वी बी वैक्टर इसमें ऐड करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो लेट्स सी व्हाट कम्स आउट टू बी। इसको ये वी बी वैक्टर ऐड करते ही इसमें ये डॉट बन गया, यानी कि नया फ्रेम बन गया, और इसमें ऐड करूँगा तो दैट विल बिकम वी बी, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास वी ए बी प्लस वी बी। ठीक है, तो दैट बिकम्स, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए। और यहीं पे आप रूल याद रखते हो भाई, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए बी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी। तो यहाँ से फिर वही आप रूल समझते हो। ठीक है, तो अब पॉइंट यही है कि अगर मुझे किसी भी फ्रेम में शिफ्ट होना है तो रूल नंबर 1 ध्यान रखना, उसको रेस्ट पे लेके आना है। ठीक है, और फिर चेंजेस करने हैं तो वही है, आपको फ्रेम बनाना है बाय ब्रिंगिंग इट टू रेस्ट। तो आप किसी भी फ्रेम में आप चेंज कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन। अब है इसी चीज़ को मैं यहाँ पे एग्जाम्पल, जो कि टिपिकल एग्जाम्पल है मिनिमम डिस्टेंस का, कि 3 ड्रोन हैं, ये पॉइंट है, ठीक है, इतनी स्पीड से ये मूव कर रहे हैं, और मिनिमम सेपरेशन हमें फाइंड आउट करना है, और प्रॉक्सिमिटी जो है डेंजर प्रॉक्सिमिटी और 20√2 मीटर है, तो हमें फाइंड आउट करना है कितने टाइम के लिए सायरन है ड्रोन्स का बज रहा है। ठीक है, ए का, बी का और सी का। तो लेट प्रोसीड। ये वैल्यू आप थोड़ा सा नोट कर सकते हो। तो कुछ ऐसा है कि यहाँ पे ए है तो दैट डिस्टेंस इज़ 160, ये ए है, ओके, दैट इज़ बी एंड दैट इज़ सी। अब इसकी जो वेलोसिटी है मैं यहाँ पे रेड कलर से दिखाता हूँ, ग्राउंड फ्रेम में पता है, सो दैट इज़ 16 एंड 12। ठीक है, और इसकी 4 इधर है और इसकी 4 इधर है। ठीक है, और ये जो डिस्टेंसेस है मैं लिख सकता हूँ, ये डिस्टेंसेस है 120 एंड 90, so that comes out to be 150, और ये है 160 और 120, so that is 200। ठीक है, ये एंगल है, आप लिख सकते हो कि ये 90 है, 120 है, दिस एंगल इज 37 डिग्री। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा एंगल 53 डिग्री, या मैं इधर से कहूँगा ये एंगल 37 डिग्री। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है। अब मैं इसका मोशन स्टडी करना चाहता हूँ ए के फ्रेम में। तो ए के फ्रेम में है भाई 4 इधर है, तो यानी कि मैं ए के फ्रेम में शिफ्ट होऊंगा तो भाई मुझे ए को रेस्ट पे लेके आना पड़ेगा। तो जैसे ए को रेस्ट पे लेके आऊँगा तो सी की जो वेलोसिटी मुझे दिखाई देगी वो इधर आ जाएगी, 16 इधर, 16 इधर। तो यानी कि अब इसके फ्रेम में, ए के फ्रेम में जो सी का मोशन होगा वो ऐसा होगा कि 16 इधर है, वेलोसिटी 16 इधर है, यानी कि 45 डिग्री में मूव करता हुआ दिखाई देगा ऐसे। और स्पीड कितनी होगी 16√2। तो इस सिचुएशन में क्या मैं मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकता हूँ? यस, कि भाई ए अब रेस्ट पे आ गया, क्योंकि ए के फ्रेम में हम देख रहे हैं तो पहले इतने डिस्टेंस पे है, दैट इज़ 200 मीटर, और डिस्टेंस कम होता आ रहा है, और मिनिमम इस पॉइंट पे हो जाएगा, लेट दिस पॉइंट इज पी। तो मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगा। अब देख सकते हो, अगर मुझे ये एंगल पता है, जो कि मैं पता कर सकता हूँ क्योंकि ये 45 है, ये भी 45 है, तो ये एंगल इज कमिंग आउट टू बी 8 डिग्री। सिमिलरली आप ये देख सकते हो 45 है, 37 है, तो दिस एंगल इज आल्सो 8 डिग्री। तो जो मिनिमम डिस्टेंस है बिटवीन ए एंड सी, बी ए सी की मिनिमम वैल्यू है, दैट इज कमिंग आउट टू बी 200 cos 8 एंड sin 8, दैट इज 200 sin 8। तो जो कि आप है sin 45 माइनस 37 से फाइंड आउट कर सकते हो, वो sin 8 आता है 1/7√2, और cos 8 आता है, और ये 1/5√2, और ये आता है 7/5√2। ठीक है, तो मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा ए और सी के बीच में, दैट इज 200 इंटू 1/5√2। ठीक है, ये आप आगे सॉल्व कर सकते हो। कितने टाइम के बाद होगा ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कितने टाइम के बाद होगा? जब ए के फ्रेम में वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा।
यानी कि इसके लिए टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 200 cos 8, और इसके फ्रेम में जो वेलोसिटी है वो कितनी है 16√2, तो दैट इज़ द टाइम। ऐसे ही है मैं ए बी और सी के लिए बात कर सकता हूँ, तो डी बी सी कितना आ जाएगा 150 sin 8, और इसके लिए टाइम कितना आ जाएगा 150 sin 8 और रिलेटिव वेलोसिटी। तो इसके फ्रेम में जब बात करेंगे तो 4 इधर आ जाएगा, तो ये 12√2 आ जाएगा, तो 12√2। ऐसे ही आप ए और बी के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हो कि ए के फ्रेम में, अगर ए के फ्रेम में बी को देखूं तो इधर आ जाएगी 4, इधर आ जाएगी 4, तो इस फ्रेम में 4√2 वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, लेकिन मैं अननेसेसरी इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास। अब है कि जो सायरन की बात करते हैं, तो सायरन कैसे बजेगी मैं, तो ए बी और सी इनकी प्रॉक्सिमिटी है 20√2 होते सायरन बज पड़ेगा। अब है कि भाई यहाँ पे इस रिलेटिव मोशन से हम नहीं देख सकते हैं कि कब किसके से, ये भी हो सकता है कि सी दोनों के साथ प्रॉक्सिमिटी में आ जाए, ठीक है, तो उस पॉसिबिलिटी है ए और बी है वो को ओवरलैप कर सकती है जो सायरन का जो टाइम है, तो हमें ऐसा ही पॉसिबल है कि उनकी जो ओवरलैपिंग है, ठीक है। अब इंडिविजुअली आप कैलकुलेट करोगे तो उनको आप टाइम को ऐड नहीं कर सकते हो, क्योंकि ओवरलैपिंग में है ना वो टाइम क्या हो जाएगा कम। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक टाइम लाइन बनाते हैं, ये पहले सायरन कब बजेगा, लेट्स t=0 पे जो इनिशियल कंडीशन थी, तो ए और सी है दोनों के दोनों हॉर्न कब बजाएंगे, जब उनके बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा 20√2, जबकि इनिशियल डिस्टेंस कितना है भाई 200, ठीक है, इनिशियली 200 है। तो अब है जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो कभी ना कभी ये डिस्टेंस कितना होने वाला है 20√2, तो मैं यहाँ पे पता कर सकता हूँ, लेट्स से भाई यहाँ पे ये डिस्टेंस है 20√2 है, दैट दिस पॉइंट डिस्टेंस इज x, ठीक है। तो यहाँ पे आके डिस्टेंस क्या हो रहा है 20√2। तो पहली बार सायरन कब बजेगा भाई दोनों का, जब इतना वो डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। यहाँ पे t0 है, यहाँ पे टाइम कितना आ जाएगा, तो दिस टाइम इज़ गोइंग टू बी, यानी कि मैं t1 फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो t1 इज़ गोइंग टू बी, ये डिस्टेंस है 200, ये डिस्टेंस है cp डिस्टेंस है 200 cos 8, तो 200 cos 8 एंड cos 8 इज 7/5√2, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना, इसमें से ये डिस्टेंस हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट, और px डिस्टेंस कितना होगा 20√2, ये है प्रॉक्सिमिटी डिस्टेंस ओवर स्पीड कितनी होगी भाई इसके फ्रेम में 16√2। तो देखते भाई बस 20√2 है, इसलिए कैलकुलेशन के लिए हमारे पास चीज़ें क्या हो जाएगी सिंपल। तो दिस इज़ गोइंग टू बी 40, ओके, एंड 20√2 140, ओके, एंड दैट इज़ कमिंग आउट टू बी 140√2, और मैं 20 से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो दैट इज़ बी 120√2 ओवर 16, तो दैट इज़ कमिंग आउट टू बी 7.5 सेकेंड। तो यानी कि ए और सी साइमल्टेनियसली कब सायरन बजाएंगे t= 7.5 सेकेंड पे, और कब तक बजता रहेगा भाई, जब ये यहाँ पे पहुँच जाएगा x', यानी कि इस डिस्टेंस से 20√2 ज़्यादा। तो यानी कि उसमें जो t2 टाइम आएगा वो टाइम कितना आएगा भाई, जब वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, ठीक है, और डिस्टेंस कितना होगा, दैट डिस्टेंस इज़ दिस मच 20√2, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगा दूँ मैं। तो ये था भाई 140 और 20 ऐड होने के बाद 160√2, तो ये आ जाएगा 10 सेकेंड। तो यानी कि हमें ये पता रहेगा कि साइमल्टेनियसली यहाँ पे ए और सी है, दोनों यहाँ पे हॉर्न है उनका साइमल्टेनियसली बजेगा। अब मैं बी और सी के लिए बात कर सकता हूँ कि बी है, बी के लिए अगर बात करूँ मैं तो मिनिमम डिस्टेंस था वो हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। तो अब है पहली बार हॉर्न कब बजेगा भाई कि ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ओके, दीज पॉइंट्स आर नॉट द सेम पॉइंट, ठीक है, नॉट एसेंशियली द सेम पॉइंट, ठीक है। तो ये है मान लो P' पॉइंट, तो जो P' है वो हमारे पास है 150 cos 8, और जब इससे है 20√2 पहले डिस्टेंस होगा तब हॉर्न बनना स्टार्ट होएगा। तो यानी कि मैं बात करना चाह रहा हूँ, ये था भी ए और सी का, अब मैं बात कर रहा हूँ बी और सी का। तो T1' क्या होगा,
T1 डैश होएगा भाई 150 cos 8, so that is 7/5√2 माइनस भाई ये डिस्टेंस में से अगर मैं 20 रूट सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो पहली बार है हॉर्न बजेगा सायरन 20√2। इसके फ्रेम में वेलोसिटी कितनी है भाई आप देख सकते हो, दैट इज़ 12√2। तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं दिस टाइम इज़ गोइंग टू बी ये आ जाएगा भाई 30 15 15 7 105, ठीक है 30 and 105 and that is going to be 85, ठीक है यस 85/12। तो मैं अप्रॉक्सीमेटली इसको 7 सेकेंड लिख देता हूँ, 85/12 को 7 सेकेंड, ठीक है। तो यानी कि कहीं यहाँ से, ठीक है। अब है जो T2 डैश होएगा कब तक बजेगा, तो वही सिचुएशन है, यहाँ पे अब ऐड कर देंगे हम। तो दैट इज़ गोइंग टू बी 105 + 20, तो 125/12, तो दैट इज़ कमिंग आउट टू बी 0.4 समथिंग, ठीक है। तो दैट इज़ एक्सीडिंग 10, तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे। तो यानी कि अब देख सकते हो आप ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है, बी और सी के बीच में। तो ये जो टाइम आएगा दैट इज़ कमिंग टू बी द BC, ठीक है। तो भाई अब है मैं ए और बी के बीच में फाइंड आउट करना चाहूँ तो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ए और बी के बीच में। तो ए और बी का हमारे पास मैं मिनिमम डिस्टेंस भी निकाल लेता हूँ। तो ये जो डिस्टेंस था दैट वाज 70 और ये 4 से इधर जा रहा था, ये 4 से इधर जा रहा था। तो इसके फ्रेम में अगर मैं बात करूँगा तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी 4√2 इधर 45 डिग्री पे। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से आप देख सकते हो 70 cos 45। तो मिनिमम डिस्टेंस है आप ए और बी के बीच में लिख सकते हो 70/√2। अब हॉर्न कब बजेगा भाई, हम देख सकते हैं कि जब, है ना, इनिशियल डिस्टेंस तो ये है, तो जब इसे 20√2 डिस्टेंस पे आ जाएगा। आप दोबारा से यहाँ पे समझ सकते हो दैट इज़ P डबल डैश और ये पॉइंट हम X डबल डैश मान लेते हैं, ठीक है। तो जब P डबल डैश और X डबल डैश से 20√2 हो जाएगा तो हॉर्न कब बजना स्टार्ट होगा, यहाँ पे T0 है और ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, दैट इज़ 70/√2, ठीक है, क्योंकि ये 70/√2 है, -20√2 और रिलेटिव वेलोसिटी 4√2, तो दैट इज़ T1 डबल डैश, ठीक है। तो ये आ जाएगा भाई 35√2, 35 - 20, so that is 15/5, so that is going to be 3.75 and T1 डबल डैश कब तक बचता रहेगा भाई, ये मैं ए और बी के लिए निकाल रहा हूँ। तो ये हो जाएगा भाई यहाँ पे अब यहाँ पे 20√2 में ऐड कर दूँ, यानी कि यहाँ पे ऐड करना एक तरीके से। तो ये हमारे पास आया था 35 और अभी हो जाएगा 75, ठीक है। तो दिस टाइम इज़ कमिंग आउट टू बी 18.75। तो ए और बी के बीच में 3.75 से 18.75, 3.75 से 18.75, तो दैट इज़ बिटवीन ए एंड बी। तो आप यहाँ पे है जो भी आपसे पूछा जाए वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से गैदर कर सकते हो, मिनिमम डिस्टेंस, टाइम्स और है ड्यूरेशन ऑफ द हॉर्न्स। और यस हाँ, इट कैन बी ए गुड क्वेश्चन फॉर द JEE एडवांस्ड, ठीक है। नाउ द मिसाइल पाथ, भाई ये वो पाथ होते हैं जहाँ पे है मिनिमम टाइम की हम बात कर रहे हैं, टाइम को मिनिमाइज़ करने की बात करते हैं। तो इस सिचुएशन को है एग्जांपल के तौर पे लिया हुआ है कि कैट इज़ मूविंग विद स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड। तो 8 मीटर पर सेकेंड से कैट मूव कर रही है और जब उसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे 3 मीटर डिस्टेंस है तब उसको एक माउस दिखता है। तो वो क्या करती है भाई, मैक्सिमम एक्सेलेरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखी है और इस हिसाब से वो क्या करती है मिनिमम टाइम में इसको पकड़ना चाहती है, ठीक है। तो कैसे करेगा भाई यहाँ पे, तो अगर मैं इसको ग्राउंड फ्रेम से देखना चाहूँ तो भाई इसकी इनिशियल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड है और एक्सेलेरेशन इस तरीके से होएगी कि भाई वो अपनी स्पीड भी इंक्रीज़ करना चाहेगी और साथ में है और डायरेक्शन भी चेंज करना चाहेगी। तो ग्राउंड फ्रेम से एनालिसिस हो सकता है बट दैट विल बी
मोर लेंदी। और इन टूल्स का स्टडी करने का फ़ायदा ही यही है कि हम चीज़ों को जो ट्रीट कर पाए, एनालाइज कर पाए, दैट कैन बी इन ईजी मैनर। तो मैं क्या करूँगा भाई यहाँ पे कि आई विल गो इनटू अनदर फ्रेम। कि भाई वो फ्रेम क्या ले लूँ मैं कि उस एक ऐसा बाहर कोई इनिशियल फ्रेम ले लूँ, कोई भी फ्रेम जो 8 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो अब है इसके फ्रेम में 8 मीटर पर सेकंड है, तो अगर मैं इसके फ्रेम में जाऊँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, सब में से 8 मीटर पर सेकंड का वेक्टर इस डायरेक्शन में ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें ऐड करूँगा तो ये रेस्ट पे आ जाएगा, इस डायरेक्शन में ऐड करूँगा तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा अभी, जो कैट है वो रेस्ट पे आ जाएगी और जो माउस है वो 8 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे चीज़ें सिंपल है कि सी को अब क्या करना है, एक तरीके से मूविंग कैट को पकड़ना है विद ए कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2। तो भाई क्या करेगा वो कुछ इस तरीके से भागेगी कि भाई ये दोनों मिलके इस पॉइंट पे आके दे कैन मीट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। बट ये जो हमें पाथ दिखाई दे रहा है ये भाई रिलेटिव पाथ दिखाई दे रहा है। ग्राउंड फ्रेम में पाथ ऐसा नहीं होएगा, ठीक है, ग्राउंड फ्रेम में कुछ पाथ ऐसा होएगा, ठीक है, बट दिस इज़ द रिलेटिव पाथ। तो अब मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो लेट टाइम टेकन इज टी, तो ये आ जाएगा 8t और ये आ जाएगा हाफ 80 स्क्वेयर एंड दिस इज 60 स्क्वेयर। तो यहाँ पे पाइथागोरस लग जाएगी बड़े आराम से। तो दैट इज़ 3600 इज इक्वल टू 64t स्क्वेयर। ओके ओके, परपेंडिकुलर स्क्वेयर बेस स्क्वेयर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर, तो दैट इज 1/4 a स्क्वेयर टी पावर 4। ए है 2 तो दैट विल कैंसल्स आउट और ये अब टी स्क्वेयर में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो दैट इज़ एक्स स्क्वेयर माइनस 64x माइनस 3600 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू है यहाँ से आ जाएगी, दैट विल बी 64 प्लस माइनस दैट इज 64 स्क्वेयर प्लस 4 इंटू 3600 ओवर 2। ठीक है, इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। और यहाँ पे जो टाइम की वैल्यू देखिए एक्स स्क्वेयर है 100 आ जाएगा और टी की वैल्यू 10 सेकेंड आ जाएगी, नॉट ए बिग डील। ठीक है, तो जस्ट आइडिया है कि भाई किस तरीके से आपको है ऑन द स्पॉट है ये आइडिया आ जाए, तो वो प्रैक्टिस करने से आएगा कि रिलेटिव मोशन कैन बी यूजफुल। ओके, वन मोर क्वेश्चन आई वुड लाइक टू टेक हियर, दैट इज द मिनिमम डिस्टेंस यूजिंग द वेक्टर। ठीक है, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसके अंदर, बस फिर भी मैं यहाँ पे जस्ट ये जो आंसर है यानी कि मिनिमम डिस्टेंस है आई वांट टू राइट इन वेक्टर फॉर्म। तो ये किसी इंस्टेंट पे ये 1 की वेलोसिटी है और इसका पोजीशन वेक्टर है किसी कॉमन फ्रेम से, दैट इज़ r1 वेक्टर एंड दिस इज़ v1 वेक्टर। उसी तरीके से मैं यहाँ पे बात कर सकता हूँ दैट इज़ v2 वेक्टर एंड दैट इज़ r2 वेक्टर। अब मैं किसी एक फ्रेम में जाके देख सकता हूँ, किसी फ्रेम से ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि अगर मैं v1 के फ्रेम में जाऊँ तो आई हैव टू ऐड माइनस v1 वेक्टर है। तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ भाई, मैं 1 के फ्रेम में जाना चाहता हूँ, तो दैट इज माइनस v1 एंड दिस इज बी माइनस v1। तो अब ये जो वेलोसिटी आएगी यहाँ पे, तो दैट इज गोइंग टू बी v21। ठीक है जी, और जो इसकी पोजीशन दिखाई दे रही होगी यहाँ पे, ठीक है, आई बी यूजिंग, मैं ये वेक्टर ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज आवर r21। तो इसको आप है बाहर से अगर मैं एक यहाँ पे क्लियरली अगर देखना चाहूँ तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो दिस इज r21 वेक्टर। ठीक है, और जो है इनिशियली जो वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में है, दैट इज v21 वेक्टर। मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में अगर हम देखना चाहेंगे तो देखते हुए मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा इस फ्रेम में, दैट इज़ द इनिशियल डिस्टेंस। ओके, अब यहाँ पे मैं आगे जाऊँगा तो मिनिमम डिस्टेंस तब होगा भाई जब ये इनका रिलेटिव पोजीशन और रिलेटिव वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो इस टाइम पे ये जो डिस्टेंस होगा ये मिनिमम डिस्टेंस होगा 1 2 एंड लेट दिस p। तो ये 1p डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर मुझे ये एंगल पता होगा तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो ये इनिशियल डिस्टेंस था, तो r21 cos थीटा r21 sin थीटा। तो द मिनिमम डिस्टेंस इज r21 sin थीटा। बट ये चीज़ें मुझे किस फॉर्म में लिखनी है, वेक्टर फॉर्म में।
तो R21 को तो मैं लिख सकता हूँ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉडुलस, और साइन थीटा मैं क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से लिख सकता हूँ कि R21 और V21 के बीच में जो एंगल है 180 माइनस थीटा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से लिख सकता हूँ मैं R21 क्रॉस V21 क्रॉस इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन 180 थीटा माइनस थीटा विल बी साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू है मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इन वेक्टर फॉर्म, दैट इज कमिंग आउट टू बी R2 माइनस R1, ठीक है। इसका यूनिट वेक्टर लिखने के लिए यहाँ पे R2 माइनस R1, ठीक है, क्रॉस V2 माइनस V1, ठीक है। अब है यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका मॉडुलस V2 माइनस V1, ठीक है। ये है, यहाँ पे चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएगी, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी R2 माइनस R1, ठीक है, क्रॉस V2 माइनस V1, ठीक है। यहाँ पे मुझे इसका मॉडुलस चाहिए, ठीक है ना, साइन थीटा का V2 माइनस V1 ओवर V2 माइनस V1, ठीक है जी। तो ये वेक्टर फॉर्म में हमारे पास आ गया है मेन डिस्टेंस, ठीक है। तो that was all about the relative motion. I hope you have understood the concept I tried to teach you. Thank you.